11 केस स्टडीज हैं, ताकि वो आपके जहन में रहे, फिर उसी के ऊपर आएगा अपने बार बार सवाल चेंज कर करके उन्हीं 11 एरियाज के ऊपर बार बार सवाल पूछे। ठीक है, तो सर अपने पास सेटिंग डाल रहे हो जनाब। हमने पहला केस देख लिया, नॉर्मल एनपीवी। अब हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैश फ्लोज। क्या देखने जा रहे हो? डिफरेंशियल कैश फ्लोज। अपने पास सेटिंग डालोगे डिफरेंशियल कैश फ्लोज। मेरे बच्चों, डिफरेंशियल कैश फ्लोज पे दो तरह के केसेस आ सकते हैं। एक डिफरेंशियल कैश फ्लोज आपके पास एग्जाम में आएगा विदाउट टैक्सेस। इस पे सीफैब का एक सवाल आ चुका है, एक सवाल सीफैब का आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है जी, फाइनल का। एक है विद टैक्सेस। सर इस पे दो सवाल एग्जाम में पूछ चुका है, एक कैफ लेवल पर पूछ चुका है और एक सीफैब लेवल पर पूछ चुका है। तो इफेक्टिवली हमारे सामने सर 3 सवालात हैं काम करने के लिए। ठीक है जी, पहले मैं कॉन्सेप्ट दूंगा आपको और फिर मैं इसके ऊपर सवालात कराऊंगा। ठीक है जी। बड़े सर डिफरेंशियल कैश फ्लोज क्या होता है? गुड हो गया जी। मैं आपको देखो बार बार एक चीज भूल रहा हूँ और बोलता रहूंगा कि जो सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूं ना, वो एक वेल थॉट आउट क्वेश्चन होगा आपके कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करने के लिए। ठीक है जी। यकीन करो, मैं यहाँ क्लास में आपको 2 घंटे पढ़ाने के बाद जाके हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा घर पे दे रहा हूँ कि आपके लिए मैं खुद सवाल ऐसे डेवलप करूँ जिसमें कॉन्सेप्ट्स का एक ब्लेंड हो। ठीक है ना, ये नहीं कि मैं किसी किताब से उठा के दे रहा हूँ, मैं खुद डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, इसका फायदा जरूर लेंगे। ठीक है, बड़े हम आगे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। चले जी सर, डिफरेंशियल कैश फ्लोज का मतलब क्या है वो सुनो जरा दोस्त। देखिए, डिफरेंशियल कैश फ्लोज में एग्जाम में आपसे वो ये कहेगा कि कंपनी एक मशीन, एक प्रोडक्ट, एक प्रोजेक्ट चला रही है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर कंपनी एक प्लांट चला रही है। ठीक है जी, गौर से सुनना। प्लांट की जो वो है सर, इस वक्त मार्केट वैल्यू है पुराने प्लांट, जिसको मैं नाम दे दूं ओल्ड प्लांट, इसकी मार्केट वैल्यू है 15 रुपए। कितने? मेरे पास एक प्लांट पड़ा हुआ है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ चलाने के लिए, उसकी वैल्यू कितनी है? अभी अगर मार्केट में जाके बेचूंगा 15 रुपए का बिक जाए। ठीक है, इसकी रिमेनिंग लाइफ सिर्फ 3 साल है। कितने? 3 साल है। डन। ये मशीन मुझे एनुअल कैश फ्लो जनरेट करके दे सकता है 40 रुपए का। कितने का? 40। कितने साल तक? 3 साल तक। क्या जनरेट करके देगा? 40 40 40। डन। और 3 साल बाद अगर मैं इसको बेचूंगा ना, तो इसकी रेजल वैल्यू 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। आज कितने का ये? 15 का है, ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, 15 रुपए का है मार्केट वैल्यू इसकी। आज मार्केट में 15 रुपए चल रही है, लाइव इसकी 3 साल है, एनुअल कैश फ्लो इसके 40 रुपए, रेजल वैल्यू इसकी 0 है। ठीक है जी, मैं खरीदने जा रहा हूं एक स्टेट ऑफ द आर्ट नई मशीन। ठीक है जी, क्या खरीदने जा रहा हूं? एक स्टेट ऑफ द आर्ट नई मशीन खरीदने जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं पुरानी बंद करो, नई शुरू कर दें। पुरानी मशीन बंद कर दें। सर पुरानी मशीन बंद करोगे तो पुरानी मशीन को बेचोगे, उससे कैश मिलेगा। कितने का? 15 का। नई मशीन मार्केट में 120 रुपए की अवेलेबल। अब आप अगर सिर्फ आज एक्सचेंज करते ना, आपकी जेब से आज ही 105 रुपए चले जाएंगे। ऐसा है, आज ही कितने चले जाएंगे? 105 रुपए चले जाएंगे। तो फायदा क्या होगा सर? इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ या इस एसेट नए एसेट की लाइफ भी 3 साल होगी। तो फिर क्या फायदा भाई एसेट को चेंज करने का? 15 रुपए का पुराना एसेट पड़ा हुआ, 15 रुपए की वैल्यू है उसकी। आप कह रहे हो मैं इसको मार्केट में जाके 15 का बेच के नया ले लेता हूँ 120 का, जेब से 105 रुपए निकलेंगे, पुराना एसेट भी 3 साल चलेगा, ये भी 3 साल चलेगा। लेकिन सर नए एसेट का एनुअल कैश फ्लो, और सुनो वेरी गुड सर, कि एनुअल कैश फ्लोज होंगे सर 150 रुपए पर ईयर। कितने होंगे? 150 रुपए पर ईयर। और एंड पे आके इस एसेट की रेजल वैल्यू होगी 40 रुपए। कितने? 40 रुपए। मेरा सवाल है, अगर मैं नया एसेट ना खरीदूं तो पुराने एसेट से कैश आ रहा है ना? कितने? 40 40 40। सुकून, जिंदगी सुकून से गुजर रही है। नया एसेट लेने का फायदा क्या और नुकसान क्या? नया एसेट लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये शुरू में कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। फायदा क्या है?
आने वाले सालों में हमारे कैश फ्लोज बढ़ जाएंगे। अब बताओ मैं नया एसेट लूं या ना लूं, इस डिसीजन को लेने के लिए कैसे सोचना चाहिए हमें? नहीं, एनपीवी कैसे निकालें, किसकी निकालें? दोनों की अलग अलग एनपीवी निकालें? नहीं सर, इतना टाइम नहीं है पेपर में। अब क्या करें? आप सिंपल ये देखो, ये ट्रांजैक्शन, पूरी ट्रांजैक्शन है पता है क्या? एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। आप एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की एनपीवी निकालो। कैसे? मैं पुरानी मशीन बेच के नहीं लूंगा तो मेरी जेब से शुरू में कितने पैसे जाएंगे, और हर साल एडिशनल कितना कैश फ्लो आएगा? 40 और 150 का फर्क है, 110, 110 और 110, और एंड में एडिशनल रेजिडुअल कितनी आएगी? अब मुझे एक बात बताओ, अगर डिस्काउंट रेट 10% है, मुझे बताओ कंपनी को कितना फायदा होगा इस मशीन को? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कंपनी को मशीन खरीदना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कंपनी को कितना फायदा होगा पुरानी मशीन बेच के नई मशीन लेने। शाबाश, कैलकुलेट करके दो जल्दी, आपके पास सिर्फ 3 से 4 मिनट है। शाबाश। एक्सचेंज किया कितने? फिर सर मेरे पास ईयर 1, 2 और 3 पे इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज कितने? 110, 110 और 110, और फिर एंड में रेजिडुअल वैल्यू भी कितनी भी? आप बताएं सर, मेरे पास 105 रुपए के आज के आउटफ्लो ने आपको आगे के 3 सालों में लगातार कैश बढ़वा के दिया है कितना सर? बताएं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं मैं किस रेट से? 105, 100, इन तीनों को नेट करो, क्या आ रहा है? 190। जी सर 199 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सर इस कंपनी को ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन परफॉर्म, टीम समझ आ गई? डिफरेंशियल कैश फ्लोज कब यूज होते हैं ना? जब आपके पास एक ऑलरेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम चल रही है और आप उसको रिप्लेस कर दो किससे? दूसरी स्ट्रीम से। ऐसा तो आपने फिर इंक्रीमेंटल आउटफ्लो को इंक्रीमेंटल इनफ्लो से कंपेयर करना है। ठीक है जी। हमने क्या कहा, पुरानी मशीन बेची, नहीं खरीद ली, जेब से पैसे गए, और फिर हमने उसको कवर अप कैसे किया? मुझे बताओ पूरे पूरे कैश फ्लो क्यों नहीं लिए? गलत हो जाएगा ना सर, पूरे कैश फ्लो इसलिए नहीं लिए कि हम तो ऑलरेडी कुछ कमा रहे थे। अच्छा, अगर डिसीजन ये होता कि नई मशीन खरीदनी है नहीं खरीदनी, पुरानी नहीं होती, पुरानी मशीन नहीं होती और आपसे कहा जाता है कि नई मशीन लेनी, तो क्या करते? फिर इनिशियल आउटले उसी का रखते और टोटल कैश फ्लो रखते। ऐसा पक्का? अब आओ मुझे बताओ सर, एक कंपनी ने आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, पहली दफा प्रोडक्ट बनाने जा रही है, डिफरेंशियल कैश फ्लो का कोई सवाल उठता है? नहीं। एक प्रोडक्ट चल रहा है, उसको रिप्लेस करके दूसरा बनाना है, तो फिर आपने डिफरेंशियल लेना है। ऐसा पक्का जी? बढ़े हम आगे दोस्त, एक सवाल और देखें। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, देख के उसको करना। प्यारे बच्चों, अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है ये, तो जरा सा तरीके से देखना है प्लीज। मैं इसको रीड कर रहा हूं और फिर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी? खुद ही रीड करना है, पक्का? श्योर? मैं रीड करूं या तुम लोग खुद कर रहे हो उसको? क्या बोलते हो ऑनलाइन वालों, मैं रीड कर दूं या कर रहे हो खुद? जी हो गया, मैं कर रहा हूं। चलो जी, अब आओ इसको होते हुए देख लो और देखो कि तुम लोग ने कहाँ गलती और कहाँ सही किया है। देखिए सबसे पहले तो सवाल को मैं रीड कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड ओन्स अ मशीन। एक ऑलरेडी मशीन है एबीसी लिमिटेड के पास, ठीक है जी, विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बेल्ट्स फॉर मेनी ईयर्स। काफी सालों से मशीन चल रही है। द कंपनी विशेस टू रिप्लेस द मशीन विद न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन। पुरानी मशीन की बुक वैल्यू इज अ यूजलेस थिंग। क्यों भाई? अगर मैं आज इसको मार्केट में बेच के नई मशीन खरीदूंगा तो मेरे लिए मार्केट वैल्यू रेलेवेंट है, बुक वैल्यू रेलेवेंट नहीं है। ठीक है जी?
अच्छा बुक वैल्यू एक आगे एक जमाना ऐसा भी आएगा कि बुक वैल्यू भी रेलेवेंट हो जाएगी, वो जब टैक्स वैक्स का मामला होगा, ठीक है, अभी नहीं है। ठीक है जी। करंट मार्केट वैल्यू कितनी है जी? सिर्फ 1,10,000। ऐसा क्यों सर? एसेट को हमने जिस बुरे तरीके से इस्तेमाल किया होगा या उसकी करंट वैल्यू मार्केट में अच्छे सब्स्टिट्यूट चल रहे होंगे तो कम आ रही है। ठीक है जी। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 4 साल। अ न्यू मशीन इज अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ 6 million rupees हैविंग सेम रिमेनिंग लाइफ। सर उतनी रिमेनिंग लाइफ, 4 साल वाला ही एसेट हमें मार्केट से अवेलेबल है, लेकिन कितने पैसे देंगे? 6 मिलियन। तो अगर मैं एक्सचेंज करूं, 6 मिलियन का खर्चा करूं 1,10,000 के अगेंस्ट, तो मुझे अपनी जेब से 5.89 मिलियन के करीब खर्च करना पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा? उसने कहा पुरानी मशीन की डिमांड ज्यादा थी प्रोडक्ट की, लेकिन हम बनाई सिर्फ 40,000 रहे थे, कैपेसिटी नहीं थी, और सर सेलिंग प्राइस भी 100 था और वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए की आ रही थी, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 6.5 लाख की थी, और 4 साल के बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? 50,000। नई मशीन में कैपेसिटी 65 होगी, लेकिन सर प्रोडक्ट की मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी? 60, और सर ये 62, और 62 पे भी लाने के लिए मैं अपनी एक सेलिंग प्राइस की, एक यूनिट की कितनी रखनी पड़ेगी? 100 रुपए। तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी 50 है, क्यों? इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। हमारी फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू भी ठीक ठाक ज्यादा है एंड पे, ऐसा। इसकी लाइफ भी कितनी है? 4 साल। डिस्काउंट रेट 13% है। वो कह रहा है इससे रिलेटेड एनपीवी कैलकुलेट करें। अच्छा देखो, मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा अगर इसकी एक एक कैलकुलेशन ध्यान से देखो। ठीक है जी। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, और आपने पेपर में भी कैलकुलेशन इसी एक्सटेंट पे करनी है जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, ठीक है? इससे ज्यादा कैलकुलेशन आपने नहीं करनी। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो 2 मिनट के लिए। मैं इधर बनाऊंगा सर कैश फ्लोज और एनपीवी निकालूंगा, मैं नीचे करूंगा वर्किंग सर। ठीक है जी। अच्छे तरीके से आपने देखना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले सर मेरे पास कैश फ्लोज में क्या है जनाब? ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 4 साल है। सबसे पहले सर मेरे इनिशियल आउटले कितने का? सर मेरे पास 6 मिलियन का आउटले प्लस 1,10,000 का इनफ्लो, ऐसे ही है पक्का? ये मेरे पास आ गया 5890,000। फिर सर मेरी ओल्ड सेल्स, सर मेरे पास यूनिट्स कितने थे? सेलिंग प्राइस कितनी थी? सेल्स कितनी थी? सर यूनिट से 40,000 ऐसा, और सेलिंग प्राइस 105, और सेल्स इतनी। न्यू सेल्स कितनी है सर? न्यू मशीन सेल्स 62,000 और 100 और ये आ गया ऐसा। अब बताएं जी। एडिशनल सेल्स आ गई 2 मिलियन की, पक्का? इस पे किसी को एतराज? सबने यही निकाला था एडिशनल सेल्स। सर मैं जा रहा हूं ऊपर, यहां रख रहा हूं एडिशनल सेल्स कितने की मेरे बच्चों? 2 मिलियन, और ये हर साल आएगी 2 मिलियन, ऐसा। पक्का? अब इस सेल्स के बाद हमने क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। बोर्ड पे देखें। अब मैं जा रहा हूं सर वर्किंग 2 पे। किस चीज की वर्किंग है मेरे बच्चों की? इसी तरह मैं उठा रहा हूं ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट और न्यू वेरिएबल कॉस्ट। सर 60 और 50। एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी? 7 लाख। ये निकाली है तुम लोगों ने? फिर एडिशनल फिक्स कॉस्ट तो मुंह पे ही नजर आ रही है कि कितनी है। सर मेरे पास 6.5 लाख से बढ़ के हम किस पे जा रहे हैं? 8 लाख पे जा रहे हैं। तो डन। फिर रेजिडुअल वैल्यू कब आएगी सर? एंड में कितने? एडिशनल 9 लाख
50,000 बस। सर इतना बड़ा नेगेटिव कैश फ्लो और इतने सारे पॉजिटिव कैश फ्लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.13 रेज टू द पावर प्रेजेंट वैल्यू एट 13%। हमने कहा ये खींच दो। सर ये नेगेटिव आ रही है, एक ही काम कर सकते थे, सिंगल कॉलम में भी कर सकते थे। कितने लोगों ने बिल्कुल सही कर लिया। ये था एक आसान सवाल। अब मैं थोड़ी सी अंग्रेजी डाल के ना ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ी अंग्रेजी के हिसाब से मुश्किल होगा, पक्का? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? 62,000 की सेल्स, देखो यार 62 की पूरी सेल्स नहीं निकालोगे ना आपने, ये थोड़ी लेना है सेल्स में, ठीक है जी। टैक्स अभी आ रहा है, टैक्स आ रहा है, टैक्स आ रहा है, टैक्स आ रहा है। ओल्ड मशीन तो बेच दी, उसकी रेजल वैल्यू क्यों लेस की? ओल्ड मशीन तो बेच दी, उसकी सेल्स भी क्यों लेस की? हैं? हम ये कह रहे हैं कि जी ओल्ड मशीन अगर बेच दोगे तो वो सेल्स भी लूज कर दोगे, वो रेजल वैल्यू भी लूज कर दोगे, जो मिलनी थी वो भी लूज कर दोगे। उसके बदले मिलेगा क्या? 1 मिलियन की रेजल वैल्यू। तो मैं कह रहा हूँ एडिशनल कितनी मिल रही है उसको बेच के, राइट है? बेचने से पहले डिसीजन नहीं है, सेट है, सेट हो गया। क्वेश्चन दिखा दें, ये हम ले जाते हैं वहां गुपचे में। तेरा सवाल, चलो जी। आज हमने बेटा 2 तगड़े सवाल कवर करने, थोड़ा सा जो है वो चलो चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश। एक साथ ही पी ले। अपना है तुम्हारा या किसी और का ही? अपना है ना तुम्हारा, तो मुंह लगा के पीना भाई। अच्छा इनको भी पीना। अपने घर के बर्तन को ऐसे करके पी रहे हो यार, हैं? मैं तो पराया वाले को मुंह लगा। 60 नहीं बेटा, ऐसे नहीं कर सकते जो पहले वाले 60-40 जो है ना 105 में बिक रहे थे, ठीक है ना? अभी आएगा डेप्रेशन, एडिशनल नहीं आएगा डेप्रेशन, टोटल आएगा वहां से भी। स्वाति के साथ, स्वाति कौन? इसका मतलब अल्लाह ने डिसाइड कर लिया है कि इनके साथ गेम होने वाली है। फिरौन की जब मौत करीब थी ना, तो अल्लाह ताला ने इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसकी जिंदगी का छीन लिया। और वो एस्पेक्ट ये था कि हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला से कलाम हम कलाम हुए, अल्लाह ताला को कहा कि इसको मैंने बहुत समझा लिया है अल्लाह, तो आप अजाब क्यों नहीं डालते? तो अल्लाह ने कहा यार इसकी एक आदत है जिसमें वो आदत होती है मैं उस पर अजाब नहीं डालता। इसकी एक आदत है, बस उस वजह से मैं अजाब रोका वैसे। वो आदत ये है कि उसके महल का दरवाजा हर वक्त खुला होता था, गरीब बैठ के खाना खाता। जिस दिन अल्लाह ने उसको जलील करना चाहा ना, तो उसके बाद उसके वजीरों ने कहा भाई ये पैसा बहुत जाया हो रहा है, ये जंगी साजो सामान ले लो, तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारे अगेंस्ट हो गया। मूसा को तो बेटा बोलते थे, तुम्हारा अपना बेटा अगेंस्ट हो गया, ये ना हो ये आर्मी लेके आ जाए, तो इससे हथियार हथियार खरीदने के लिए आप बंद कर दो सब कुछ। तो फिरौन के ये हवारियों ने ये मशवरा दिया ना, उसने बंद कर दिया। नेक्स्ट डे वो जिस चीज को
जिस लिक्विड को हाथ लगाते तो खून खून में कन्वर्ट हो जाता, तो अल्लाह ने अगले दिन से अजाब डालना शुरू कर दिया। जब अल्लाह ताला ने किसी को अजाब देना होता है ना, उससे बहुत सारे गुनाह करवाता है, तो होने लग जाते हैं गुनाह उससे, वो छोड़ नहीं पाता भाई। तो ये जो भी हो रहा है ना मुल्क में, इसका मतलब बहुत जल्दी एक अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव चीज आने वाली है। अब मैं आपको बताऊं, बाजवा को गंदा किया जा रहा है, बाजवा अकेला नहीं है इसमें। बहुत बहुत सारी चीजें सीखनी है तुमने। चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त। चलो जी ठीक है बिलाल, आगे आओ प्यारे बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन और। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को एक सिंपल एनपीवी करवाई है, बिल्कुल प्योर सिंपल एनपीवी, और अभी मैंने तुम्हें करवाया कौन सा, डिफरेंशियल कैश फ्लोज विदाउट टैक्स, ठीक है जी, विदाउट टैक्स। अभी एक छोटा सवाल विदाउट टैक्स और। अच्छा इस सवाल पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, इस सवाल को आपने जल्दी निकालना स्कैन करके, ताकि हम जो है वो टैक्स से जा सकें। अच्छा ये सवाल ना सीए फाइनल का क्वेश्चन है, लेकिन ये करवाते हुए ना टीचर को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे सवाल अब नहीं आते वहां पे। ये बहुत आसान सवाल है। मैं इसको रीड करता हूँ। इसका बिजनेस है, द कंपनी इज यूजिंग अ 2-year old लेबल प्रिंटिंग मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 4.5 लाख। सर यूजलेस फिगर फॉर अस अनलेस के सवाल में टैक्स गिवन, बुक वैल्यू हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती, ठीक है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है जी, 5 साल। तो मैं एक चीज इंफॉर्मेशन यहां से निकली है, ओल्ड मशीन की लाइफ कितनी रह गई रिमेनिंग। फिर जी, द मशीन हैज नो सिग्निफिकेंट मार्केट वैल्यू ड्यू टू सम इन हाउस ऑल्टरेशंस मेड टू इट टू मेक इट कंपैटिबल विद द कंपनीज मेन प्लांट। सर हमने इस मशीन के ऊपर चमक पट्टियां इतनी लगा दी हैं कि अब मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, खातिर ख्वाह। क्या वैल्यू है सर मार्केट में? 35,000, 4.5 लाख की बुक वैल्यू है, मार्केट में वैल्यू कितनी है? तो हमारे लिए रेलेवेंट क्या है दोनों में से? सर हमारे पास ये आगे जनाब, मार्केट वैल्यू 35,000, 35 में बिक जाएगा ये। ओके जी। The company's production manager has suggested that existing machine may be replaced with a new state-of-the-art machine, which is fully compatible with the company's existing plant. The cost of the new machine is 9.5 लाख। ओहो जी, मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू मशीन कितनी? साढ़े, तो बताओ 9.5 लाख की मशीन लोगे? और मोहम्मद अली जान एक्सीलेंट भाई, अब्दुल कयूम बिल्कुल सही जी। बम डिगी बम, बम, वाह। नहीं ये अभी मैं क्या, मैं यकीन करो मेरा नाम चेक करो उसका। उसको पता चल जाए इसका मतलब क्या है, तो उसको ना लिखे हुए। चलो जी सर, उसके बाद वो कह रहे 9.5 लाख रुपए की नई मशीन है, उसकी लाइफ भी 5 साल है, ठीक है जी। और सर उसकी रेजल्वेबल कितनी है? 2 लाख रुपए। पुरानी वाली की क्या थी? 0। सर वो कह रहा है जब आप उसको रिप्लेस करोगे ना, तो मुझे बताओ हमारी जेब से पैसे कितने जाएंगे? कितने पैसे डे 1 पे जाएंगे? 9.50 जाएंगे और 35 आएंगे, तो 9,15,000। फिर मेरे बच्चों वो कह रहे हैं इस रिप्लेसमेंट की वजह से आपको
फिक्स कॉस्ट की बचत होगी 35,000 रुपए पर एनम। इतना बड़ा खर्चा करके क्या फायदा? सर हमारी फिक्स कॉस्ट सेव होगी कितनी? हमारी फिक्स कॉस्ट सेव होगी कितनी? 35,000। तो ऐसे लिखूं, सेविंग्स इन फिक्स कॉस्ट कितनी जी? हर साल इसके अलावा उसने कहा जनाब और हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी 12 रुपए सेव होगी। वेरिएबल कॉस्ट सेव होने से कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, वेरिएबल कॉस्ट सेव होने से कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ जाता है, ऐसा। फिर वो कह रहे जनाब विद द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन द प्रोडक्शन और सेल्स वुड बी 3150 कार्टन्स व्हिच इज 5% मोर देन द सेल्स अचीव विद द ओल्ड मशीन। अब सुनो 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 सुनो, मेरे पास ओल्ड मशीन की सेल्स कितनी है ये नहीं बताया हुआ सवाल में। न्यू मशीन की सेल्स बताई हुई है सर, न्यू मशीन की सेल्स बताई है 3150 और वो कह रहे जनाब ये 5% ज्यादा है ओल्ड मशीन से। तो उसको मैं काम करूं 3150 को डिवाइड कर दूं किससे? 1 + 5% से क्या आ रहा है देखो। मतलब है सर मेरे पास 3000 यूनिट बन रहे थे किससे? पुरानी मशीन से। डन। अब बता पुरानी मशीन का सीएम पर यूनिट कितना था? 938। नई मशीन का सीएम पर यूनिट 12 रुपए ज्यादा होगा, क्यों? वेरिएबल कॉस्ट सेव हो गई। तो बता पुरानी मशीन से मैं टोटल सीएम क्या कमा रहा था? 281। और नई मशीन से मैं सीएम क्या कमा रहा हूं? 299। सही कह रहे हैं लड़का? बता एडिशनल सीएम में कितना कमा रहा हूं? 178 500, ऐसा। तो मैं कह सकता हूं एडिशनल, इसका मतलब है नई मशीन आने से मेरा सीएम बढ़ गया और नई मशीन आने से मेरी फिक्स कॉस्ट भी कम हो गई, जिसकी वजह से मुझे दोनों एंड पे क्या हुआ? फायदा हुआ। 178 अब बताओ मेरे बच्चों, इसके बाद आखिर में आके इस मशीन को हमने क्या किया? बेच दिया। तो उसकी डिस्पोजल वैल्यू कितनी होगी? 1 मिलियन। कितने? 2 लाख। बताएं सर मेरे पास नेट कैश फ्लोज 9,15,000 कितना? 222,500 है श्योर? फिर जी सर क्या हुआ भाई? हाँ जी। अब मुझे बताएं सर अगर मैं एनपीवी निकालने जाऊं तो एनपीवी किस रेट से निकालूंगा? 8% से निकालोगे कितना आ रहा है? 9,15,000। सर 10 डिवाइडेड बाय 1.08, 2,13,000 डिवाइडेड बाय 1.08, 197। अब इसी को 1.08 से और डिवाइड कर दो। बिल्कुल कर सकते हो, एनडी यूज 116,483। लास्ट ईयर सर 156,92 928 या 929। आखिरी साल 4,13,500 है। कितना? 4:1। सर मुझे बताया मेरे पास सब कुछ मिला जुला के क्या एनपीवी आ रही है? 500 ही रहेंगे, ऐसा। अब बताओ सर मुश्किल सवाल था आसान था? आसान था, मुश्किल तो नहीं था ना सर? दूध वाली चाय। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त।
सर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मशीन है, और जो सुनना, और इसको देखो अच्छे तरीके से समझना, ये क्योंकि आईकेएफ के एग्जाम में एक दफा इसको सवाल है फाइनल में, आईकेएफ ने उसका सोल्यूशन गलत कर दिया। गलत किया सोल्यूशन, लोगों ने सोल्यूशन देखा, गलत ही पढ़ाना शुरू। उस वक्त सीए फाइनल में बोलता था भाई सोल्यूशन गलत है सबक से। उसके बाद आईकेएफ ने कैफ में पूछा, सोल्यूशन सही कर दिया, ठीक है जी। अब लोग कहते हैं जो सही वाला सोल्यूशन है ना वो गलत है, क्योंकि किसी ना किसी जगह पे तो फेस सेविंग करनी है ना। मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को, ताकि आपको पता चले कि सोल्यूशन आईकेएफ का जो फाइनल का पेपर का था वो गलत क्यों था, और जो उससे कैश में पूछा उसका सोल्यूशन सही क्यों। मुझे एक बात बताए, मेरे पास एक मशीन है 100 रुपए की, समझ आती है बात? 100 रुपए की मशीन, गौर सुनना। इस 100 रुपए की मशीन को खरीदने के बाद मैं एफबीआर को कह रहा हूँ उसको मैं इस्तेमाल करूंगा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, और एफबीआर उसी प्रॉफिट पर अपना टैक्स खाना, तो मुझे इस मशीन के अगेंस्ट डिडक्शन जरूर देना डेप्रिसिएशन के नाम, क्योंकि इसी मशीन से कमाई गई इनकम तुम खाओगे टैक्स के तौर पर। तो इस एसेट में जो डिडक्शन आ रही है, जो इस एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है, उसको डेप्रिसिएशन के तौर पे अलाउ करना। पहले साल मैंने डेप्रिसिएशन बुक किया 20 रुपए का, और जो सुनो कितनी कैरिंग अमाउंट रहेगी 80। फिर मैंने डेप्रिसिएशन बुक किया 20 रुपए का, कितना जी, कितना रह गया। अब और जो सुनो, बताओ मैंने इस एसेट पे अभी तक मेरे कितने पैसे आउटस्टैंडिंग है, 60 रुपए। 40 रुपए का मैं बेनिफिट ले चुका हूँ। एक बंदा आया, उसने कहा बेचोगे, मैंने कहा बिल्कुल बेचूंगा। उसने कहा 85 रुपीज में दे दो। बताएं सर इसकी इसकी इसका गेन कितना है, बताओ एफबीआर गेन, एफबीआर कितने पे टैक्स काटेगा, 25 पे 85 पे? दोबारा सोचो, 25 पे 85 पे? सर एफबीआर ने कहा मैं पूरे 85 पे टैक्स काटूंगा, लेकिन जो फ्यूचर में तुम्हें डेप्रिसिएशन देना था ना, वो आज ही तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ रिडक्शन के तौर पर, ठीक है जी। तो तुम्हारी 85 इनकम है, 60 रुपए का तुम्हें डिडक्शन अलाउ कर रहा हूँ, बाकी कितना रह गया 25 रुपए। इस पे क्या लगा देगा वो, टैक्स लगा देगा। इसका मतलब है डिस्पोजल के वक्त जो एसेट की कैरिंग अमाउंट बची हुई होती है, डिस्पोजल के वक्त जो एसेट की कैरिंग अमाउंट बची हुई होती है, ये फ्यूचर डेप्रिसिएशन होती है जो बची हुई है, जो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन के तौर पर मिलता। आप जब एसेट डिस्पोज करते हो तो एफबीआर आपको कहता है ठीक है, जो आपको रिसीट्स मिली है ये पूरा इनकम हो गई आपको, ये जो फ्यूचर का डेप्रिसिएशन था उसको आप क्या करो, अभी क्लेम कर लो, और जो बाकी का अमाउंट ऊपर आ रहा है वो क्या है तुम्हारा, वो गेन है, उस पर टैक्स काट। ऐसा। अब मुझे बताओ क्या इस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर जितना डेप्रिसिएशन फ्यूचर में मिलना था उसका मैंने बेनिफिट ले लिया? ऐसा है, जितना डेप्रिसिएशन फ्यूचर में मिलना था उसका बेनिफिट ले लिया मैंने, ले लिया ना। अब बताओ अगर मैं इसको बेच के एक नई मशीन लेता हूँ और उस मशीन का डेप्रिसिएशन आता है आने वाले सालों में, आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन आता है उसका, और मैं डिफरेंशियल कैश फ्लोज निकालता हूँ, डिफरेंशियल कैश फ्लो, तो मुझे एक बात बताओ कि आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लूंगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लूंगा, या सिर्फ नई मशीन का डेप्रिसिएशन? सिर्फ नई मशीन का डेप्रिसिएशन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली पुरानी का तो सारा बेनिफिट आप डे 1 पे क्लेम कर चुके हो, ऐसा है। अब उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं बनता। ये बात समझ आ रही है सर? पहले इस एग्जाम्पल को कॉपी करो और इस एग्जाम्पल में जरूर लिखना कि डिस्पोजल के बाद जो आपकी गेन निकलता है वो सेल्स वैल्यू लेस कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब है ऑल फ्यूचर पॉसिबल डेप्रिसिएशन आपको आज ही क्लेम कर लेना है सर, जो बाकी बचेगा उस पर हमने क्या देना है, टैक्स देना है। ऐसा है। उनको सब्सिक्वेंटली दोबारा तो माइनस करने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा जी, अब आओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी चीज, ये 25 पे जो टैक्स लगा है दोबारा बता दें भाई। एफबीआर टैक्स 25 पे नहीं लगाता, एफबीआर टैक्स किस पे लगाता है, पूरे 85 पूरी रिकवरी पे लगाता है। और फिर वो क्या कहता है जी, जो भी तुम्हें फ्यूचर में डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाना था वो आप क्या करो, आज ही क्लेम कर लो। आप कहते हो एफबीआर से जो कमाऊंगा इस एसेट से उस पर आपको टैक्स दूंगा, लेकिन इस एसेट की कॉस्ट के बराबर मुझे डेप्रिसिएशन भी अलाउ करना है। अब बताओ, जो डेप्रिसिएशन आप 40 रुपए का पहले क्लेम कर चुके हो तो वो तो हो गया, जो मजीद इसमें 60 रुपए बचते हैं वो आपको अलाउ करेगा कब, एट द टाइम ऑफ डिस्पोज। अगर आप डिस्पोज ना करते तो आप इस एसेट से जो इनकम कमाते उस पर टैक्स भी लगता और आपको मजीद 60 रुपए का डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड अलाउ होता। ऐसा। आप सुनो जरा गौर से।
अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हम बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है जी। अब बोर्ड में देखो, अब बोर्ड में देखो सर प्लीज। मेरा एक सवाल है सर आपसे, एक ओल्ड मशीन है, इसकी कैरिंग अमाउंट है 100 रुपए, इसकी मार्केट वैल्यू है 120 रुपए, ठीक है जी। सर अगर मैं इसको आज बेचता हूं, अगर मैं इसको आज बेचता हूं तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा 30% के हिसाब से। सर मेरी न्यू मशीन आ रही है, सर 300 रुपए की, मुझे बताओ इनिशियल आउटले कितना होगा। अब इनिशियल आउटले में ना सुनो, आमतौर पे दो चीजें आती, क्या चीज, एक न्यू मशीन की कॉस्ट आती है जो हम माइनस में रखते हैं, फिर उसके बाद एक ओल्ड मशीन की डिस्पोजल वैल्यू या मार्केट वैल्यू आती है जो हम पॉजिटिव रखते हैं। इस दफा एक चीज और आएगी, वो क्या है, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, ये आपने माइनस करना है। चेक करो जरा, चेक करो जरा कितना आ रहा है। टैक्स पे कर रहे हो ना भाई, या रिसीव कर रहे हो? न्यू मशीन की कॉस्ट 300, पुराने को मैंने बेचा कितने में, 120 पे, और सर मुझे गेन हुआ उस पे कितने का, 20 रुपए का। तो मैंने टैक्स पे किया कितना, तो सर आम हालात में सिर्फ ये 6 रुपए के अलावा बाकी सब चीजें होती हैं, इस दफा सिर्फ एक टैक्स लायबिलिटी आएगी कितने की, 6 रुपए की। सर मैं पुरानी मशीन बेच रहा हूँ, 120 रुपए आ रहे हैं, नई मशीन ले रहा हूँ 300 रुपए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट पाकिस्तान नाजिल हो गया, उससे क्या कहा, 6 रुपए का टैक्स हमें भी दो, तो मैंने अपनी जेब से 6 रुपए उनको भी दिए, तो मेरी जेब से डे 1 पे नेट आउटफ्लो कितने का हुआ, 180। ऐसा है जी मेरा बच्चा। लॉस होता तो हमें हमें जो है वो टैक्स सेविंग्स मिलती, हम पॉजिटिव लेते फिर उसको, ठीक है जी। अच्छा अब एक व्यू और है, वो व्यू ये है कि कंपनी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करती है साल के एंड में, तो ये पेमेंट तो हमें शायद साल के एंड में देना पड़े, डिस्पोजल ट्रांजैक्शन तो भी हो रही है, लेकिन रिटर्न हम कब फाइल करेंगे, साल के एंड में। तो अगर एग्जामिनर ये व्यू रखेगा तो इस 6 रुपए की आपको फिर क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैं कहूंगा जनाब 300 रुपए आज जेब से दे रहा हूं, 120 रुपए आज आ रहे हैं जेब में, लेकिन ये 6 रुपए एक साल बाद पे करना है जब मैं टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, ठीक है जी। गवर्नमेंट को टैक्स एक साल बाद देना है, तो फिर आपने इसकी क्या निकालनी होगी। आपके एग्जामिनर ने सवाल 3 दफा पूछा है, 2 दफा उसने प्रेजेंट वैल्यू नहीं ली है, 1 दफा प्रेजेंट वैल्यू ली, और सर जो रिसेंट है उसमें प्रेजेंट वैल्यू ली है उसने। इसका मतलब है सर आपको 6 रुपए की क्या निकालनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि टैक्स पेमेंट कब होगी, साल के एंड में जाके होगी। ऐसा ये बात भेजे में बैठती है बेटा। इफेक्टिवली टैक्स गेन पे टैक्स लगाने का मतलब ये है कि इट्स एन एडमिशन कि आपको एफबीआर ने जो फ्यूचर डेप्रिसिएशन था वो आज अलाउ कर दिया। गेन कैसे कैलकुलेट किया आपने, आपने कहा जी 120 रुपए आए, उसमें से 100 रुपए एफबीआर ने माफ कर दिए, क्योंकि उसने कहा फ्यूचर में डेप्रिसिएशन तो मैं अलाउ करना था, आज क्लेम कर लो, ठीक है ना। नहीं नहीं मन नहीं, पूरे एक साल का बेटा, 176 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू की नहीं निकालनी है भाई, सिर्फ 6 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ऐसा अब आओ जरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं सेटअप करके दे रहा हूं, दो तैयार हो, चलो लो एक सवाल सा, ये कॉपी तो नहीं करना किसी ने, कर लो कर लो। आगे के सालों में लगेगा, तो पहला साल है ना, ये पहले दिन हुआ ही, ठीक है जी। ये साल के पहले तो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हुई पहले दिन, तभी तो नई मशीन चलेगी। जो तीसरे साल के स्टार्ट में हुई, ठीक है। चलो जी शाबाश 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 शाबाश, चलो मेरे बच्चों आगे बढ़े।
अच्छा जी, लकीर के फकीर और लकीर के बीमार, हम जो काम करेंगे लोग वही काम करेंगे। ठीक है जी। मैंने क्या किया, पहला टॉपिक पढ़ाया, क्या चीज, कौन सा टॉपिक पढ़ाया आपको? अभी 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 जब इन्वेस्टमेंट ऑब्जर्व शुरू किया, पे बैक पीरियड पढ़ाया, ऐसा सबने पे बैक पीरियड पढ़ा दिया। हमने थोड़ी होशियारी की, हमने आईकैप से पूछ लिया कि ये जो पे बैक पीरियड है ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, किताब में नहीं है। तो आईकैप ने पता क्या कहा, आईकैप ने कहा आपने क्यों पढ़ाया? यार शुमाइला की ईमेल होगी, ये आपकी अम्मी की उम्र, गलत बात करेगा जी। दिस टॉपिक इज नॉट एग्जामिनेड। मैंने पूछा क्या था इससे, सर ये थोड़ा बड़ा कर दें। मैंने पूछा था भैया कि इस पे बैक पीरियड इन द सिलेबस ऑफ एमएफए कैप 6, नो कवरेज इन द स्टडी टेक्स्ट बट इट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। ये सिलेबस की लाइन मैंने भेजी थी, पे बैक फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट। ठीक है, उसने कहा डियर अहमद द टॉपिक इज नॉट एग्जामिनेबल एज पर जनरल गाइडेंस। ठीक है जी। तो हमने जो पहली क्लास ली थी वो जाया हो गई, लेकिन माशाल्लाह हमारी वजह से सबकी जाया हुई। ठीक है जी, सबने माशाल्लाह अपनी किताबों में भी डाल दिया, सब जगह डाल दिया। ठीक है, जिस दूसरी शादी ना कर लेंगे। बोर्ड पे देखो दोस्त, अब सुनो, अब आपको याद आ रहा, मैंने आपको पहले दिन होमवर्क नहीं दिया था, उससे इसलिए रुका हुआ था कि इसकी तरफ से ओपिनियन आ जाए। अगर जवाब में है कराऊंगा, क्योंकि अगर पे बैक पीरियड होता तो इस टाइम में जरूर टेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो जमाने से एमपीवी पूछ रहा है। ठीक है जी। हाँ मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखो, सुनो। सर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर मेरे पास ओल्ड मशीन है बेटा, इसके बाद मैं सीधा आपको सीए फाइनल का पास पेपर करा रहा हूँ। बोर्ड पे देखें, सर मेरे पास ओल्ड मशीन है, इसकी कैरिंग अमाउंट है मेरे पास 10,000 रुपए। सर इसकी मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू है 12,500 रुपए। सर न्यू मशीन की कॉस्ट है 80,000 रुपए। सर इस मशीन की रिमेनिंग लाइफ है 4 साल। सर इस मशीन की टोटल लाइफ है 4 साल। सर इसकी रेजल वैल्यू भी निल है, एंड पे इसकी रेजल वैल्यू भी निल है। ठीक है जी। सर इसमें सेल्स आ रही थी 2,000 यूनिट्स की, इसमें सेल्स आएगी 3200 यूनिट्स की। ठीक है जी। सर इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट होगा 40 रुपए का, इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है 52 रुपए का। सर इसमें फिक्स कॉस्ट है 20,000 रुपए साल की, इसमें फिक्स कॉस्ट है 25,500 रुपए साल की। ठीक है जी। टैक्स रेट है हमारे पास 30%। डेप्रिसिएशन हमारे पास है स्ट्रेट लाइन की बेसिस पे, स्ट्रेट लाइन की बेसिस पे। ठीक है जी। डिस्काउंट रेट हमारे पास 10%। क्या पुरानी मशीन दे के नई मशीन लेनी चाहिए? याद रखना इस सवाल में डेप्रिसिएशन भी है, इस सवाल के अंदर टैक्स रेट भी है। समझ, चलो जी मैं करवा रहा हूं, यहां देख लो। अच्छा, 130,278 बिल्कुल सही है। सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मेरे सामने 0, 1, 2, 3 और 4, बोर्ड पे देखना। सबसे पहले तो एक काम करो, जरा इंक्रीमेंटल सेल्स निकाल लो, चूंकि टैक्स है तो हमें प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा।
पहले दो इंक्रीमेंटल सेल्स कितनी है सर? पहले सेल्स ही हमारे पास 2000 इंटू सेल्स क्या है, इंक्रीमेंटल सीएम है डायरेक्ट। सर मेरे पास पहले सीएम था 20,000, 2000 इंटू 40, और अब सीएम है कितना जी? 3200 इंटू 52 कितना जी? 2000 इंटू 40 और 3200 इंटू 52 कितना आ रही? 1,62,000। कितना एडिशनल सीएम आ रहा है सर? 86,400। ये आ गया मेरे सारे सालों में एडिशनल सीएम। एडिशनल फिक्स कॉस्ट पहले 20 थी, अब 25,500 हो गई है। कितनी जी? फिर जी, फिर मेरे पास सर डेप्रिसिएशन सिर्फ नई मशीन का, पुरानी मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं। कितना? 20, 20, 20 और 20 पक्का। अब बता तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट बिफोर, हट जा भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 60। फिर मेरे बच्चों उस पर मैं लगाऊंगा टैक्स 18,270। फिर सर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं हम, 20, 20, 20 और 20 पक्का। अब सुनो सुनो सुनो, अब इनिशियल आउटले, अब मैंने डालना इनिशियल आउटले। इनिशियल आउटले कितना? सर मेरा इनिशियल आउटले ओल्ड मशीन का डिस्पोजल 12,500 का, ठीक है जी। न्यू मशीन की एक्विजिशन 80,000। पुरानी मशीन पे गेन हुआ है, उस पर मुझे टैक्स देना पड़ा होगा। कितना? 25,000 इंटू 30%, 2500 है। 2500 इंटू कितना जी? अब बताओ सर, मेरी जेब में नेट कितने रुपए बचा रहे हैं जो मेरी जेब से जा रहे हैं? कितना? 68 पक्का, बस यही है। कितना आ रहा है? कितना? ये अब बताओ मैं क्या निकालूं सर इसकी? @10% निकाल लोगे? निकल आएगी एनपीवी पक्का। अब अगर एक एग्जाम का मुकम्मल क्वेश्चन हम देखते हैं सारी लवाजमात के साथ, एक मैं आपको कराऊंगा, एक मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, ठीक है? देखो मैं, ठीक है, चलो।
अच्छा जी, इसको खुद करते हो या मैं कराऊं डायरेक्ट? अच्छा, मैं आपको इसके लिए खुद के लिए सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? 10 मिनट में एटलीस्ट आप थीम सेट कर लो सवाल की, फिर मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है? चलो जी, ये तूने बनाया? चलो इसको मैं करवा रहा हूँ, यहाँ देख लो, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, अच्छे तरीके से सवाल को होते हुए देख लो। सुने प्यारे भाई, बोर्ड पे देखो, छोड़ दो सारी चीजें, ठीक है? इससे मिलता जुलता एक सवाल तुम लोग होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ZCL मैन्युफैक्चर मेटल कंटेनर्स फॉर पेंट इंडस्ट्री, ये खाली डब्बे बनाता है सर, पेंट, ठीक है? Presently the company has 8 machines which were purchased 3 years ago at a cost of 1.8 million with a useful life of 8 years with nil salvage value. मेरे पास सर 1.8 मिलियन की 8 मशीनें थी, कितनी? 14.4। इनकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 8 साल। इनकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? तो सर मेरे पास डेप्रिसिएशन 3 सालों में 1.8 इंटू 3 आया होगा, कितना? इसका मतलब है जब मैं इसको बेचने जा रहा था, इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 9 मिलियन। ऐसा ये टोटल 8 मशीनों की कैरिंग वैल्यू है। 3 साल बाद, टोटल 8 साल की लाइफ थी, 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल दूं तो सर मेरे पास 54 रुपए की अमाउंट कट जाती है, 9 रुपए, सॉरी 5.4 रुपीज की अमाउंट कट जाती है, 9 रुपए की अमाउंट रह जाती है। डन। फिर वो कह रहा है भैया, द कंपनी एंटिसिपेट्स द डिमांड टू बी 5,40,000 विच इज करंटली 3 लाख। करंटली हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं? 3 लाख। लेकिन किस पे चले जाएंगे हम थोड़ी देर में? 5 लाख पे चले, 5,40,000 पे चले जाएंगे। एंड दैट वुड रिमेन स्टेबल इन द फोर्सीबल फ्यूचर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सवाल में क्या था कि डिमांड कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा आगे के सालों में। वॉल्यूम, अब बताओ, अगर सेल्स बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़नी चाहिए? नहीं, सेल्स अब बढ़ेगी तो वॉल्यूम की वजह से तो बढ़ नहीं रही है, इसकी वजह से बढ़ेगी। प्राइस की वजह से बढ़ेगी, तो प्राइस की वजह से जब सेल्स बढ़ती है तो कॉस्ट को कोई चेंज नहीं आता, ऐसा? या उसने आपको लिख के दे दिया 3 लाख की डिमांड थी, अब कितने की होगी? 5,40,000 की। नो फर्दर चेंज इन डिमांड, थ्रू आउट अब यही रहेगी। फिर उससे कहा जनाब, the new demand can be met by replacing all the existing machine with 3 high tech machines costing 10 million each. सर नई मशीन की कॉस्ट कितनी है? न्यू मशीन की कॉस्ट है 30 मिलियन टोटल। डन। इसकी भी लाइफ कितनी है? 5 साल। वेरी गुड सर, पुराने वाले की भी लाइफ 5 साल रह गई। फिर ये कह रहा है जी, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 50 रुपए है और हर साल ये 10% बढ़ेगी। तो सेल्स बढ़ेगी लेकिन वॉल्यूम की वजह से नहीं, बल्कि प्राइस की वजह से। फिर वो कह रहा है मटेरियल जो है वो अर्लियर 45% ऑफ सेल्स था, ठीक है जी, अब रिड्यूस हो गए 42% ऑफ सेल्स हो जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, फिर वो कह रहे नई मशीन आने की वजह से मंथली लेबर कॉस्ट 1,46,000 रुपए इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी सर, सॉरी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और ओवरहेड हमारे इंक्रीज हो जाएंगे 2 मिलियन पर एनम। एक कॉस्ट इसमें पर मंथ दी हुई है, एक कॉस्ट इसके अंदर पर एनम दी है। लेबर की कॉस्ट 1,46,000 रुपए पर मंथ सेव होगी और ओवरहेड जो है ना वो 2 मिलियन पर एनम इंक्रीज होंगे, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जनाब, ऑल एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 8%। ऑल एक्सपेंसेस का मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, तीनों किस रेट से बढ़ेंगे? 8% से। फिर एग्जिस्टिंग प्लांट कैन बी सोल्ड एट 1.2 मिलियन आफ्टर इनकरिंग अ डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ 60,000। तो मुझे बताओ, मेरे को पुरानी मशीन की डिस्पोजल वैल्यू कितनी है? डिस्पोजल वैल्यू कितनी है सर? प्राइस 12 लाख, इसमें से क्या माइनस करना है? डिस्पोजल कॉस्ट कितने की? तो सर मेरे पास बच गया 11 लाख। ये पर मशीन है, 11,40,000 पर मशीन है। एक मशीन की निकाल लो ना, मैं भी रुक पे जाओ। क्या आ रहा है? कितना जी? 11,40। अब मेरे बच्चों में इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 8 से, तो 9। अब बता, 9 मिलियन हमारे पास सर ऊपर आ रहा है कैरिंग अमाउंट।
9.120 का अगर मैं इसको बेचूंगा सेल्स वैल्यू, तो मुझे गेन हो जाएगा 0.120 का। ऐसा ये 0.120 मिलियन है, तो मैं मल्टीप्लाई करूं किससे सर? कितना जी? 30%। कितना? 35% टैक्स रेट है। कितना आ जाएगा जी? 42,000 पूरा पूरा सीधा सीधा 42,000 ही कर देते ना ऐसा। अब पहले इसको जरा एब्जॉर्ब कर लो जहन में। पुरानी मशीनें 8 थी, 3 हमने उसमें जैसा 3 साल उसको चलाया, डेप्रिसिएशन आ गया, 3 साल बाद उसकी कैरिंग अमाउंट 9 मिलियन थी, बेच दिया 9.12 मिलियन में। 42,000 का हमें टैक्स देना पड़ा इस डिस्पोजल पे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बताओ मेरा टोटल इनिशियल आउटले कितना था? इनिशियल आउटले कितना है जी? मेरे पास ओल्ड मशीन की डिस्पोजल 11.9.12 मिलियन। फिर न्यू मशीन की कॉस्ट 30 मिलियन। और सर मेरे पास टैक्स, रेंटल नहीं टैक्स, कितने का जी? पॉइंट क्या आ रहा सर? ये सही है मेरे बच्चों, चेक कर लो। सही है ये मेरे पास क्या आ गया? इनिशियल आउटले। सर मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, इसको पहले एब्जॉर्ब करो। करो एब्जॉर्ब। अगर वर्किंग कैपिटल कोई फिक्स एसेट नहीं है ना, तो डालते हैं इनिशियल आउटले में अलग से डाल देंगे। बड़े बड़े अच्छे तरीके से देख लो। पुरानी मशीन की कॉस्ट, पुरानी मशीन में से डेप्रिसिएशन हटाया, बुक वैल्यू बची। बुक वैल्यू 9 मिलियन की थी, 9.12 मिलियन का हमने बेचा, 0.12 मिलियन का गेन हुआ, तो 30% का रेट, 35% का रेट निकाला, तो सर 42,000 रुपीज पे हमें टोटल टैक्स देना पड़ा। 0.042 मिलियन का मतलब 42,000। देखो 1.12 मिलियन का गेन हुआ है, और उस गेन का हमने 35% का टैक्स दिया। 35% लगाओ जरा 0.12 मिलियन पे कितना बनता है? डन है? बड़े चलो जी, अब आओ मेरे बच्चे, सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, कितने साल है मेरे पास? 5। प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, मैं वर्किंग बना रहा हूं। वर्किंग 1, पता है वर्किंग 1 में क्या आएगा? सेल्स। कौन सा? इंक्रीमेंटल। ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना इसमें। प्यारे बच्चों, इंक्रीमेंटल सेल मेरे पास, और से देखना, ओल्ड सेल्स कितनी? 3 लाख यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 3 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना जी? 50। 50 रुपए सर। नई मशीन की भी जो प्राइस होगी वो कितनी होगी? 50 होगी। बोर्ड पे देखना 50। ये नहीं, पुरानी मशीन की सेल है, नई मशीन की सेल्स कितनी होगी? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 50, ऐसे ही है। कितनी जनाब? 12 लाख। 12 लाख की सेल्स पे किसी को कोई एतराज नहीं? ऐसा मुझे बताओ, अगले साल की सेल्स कितनी होनी चाहिए?
10% बढ़ जाती। अगर आप ये ना भी करते 10% बढ़ती, अभी भी 10% बढ़ रही है, तो मुझे एक बात बताओ सर, मैं इन दोनों का डिफरेंस दोबारा निकाल लूं या मैं इसी को 10% बढ़ा दूं? एक ही बात है, एक ही बात है। तो मुझे एक बात बताएं सर, आइंदा के बाद मैं जो भी मेरे पास इस तरह का मामला होगा, मैं और वो रेट दिया होगा तो मैं डिफरेंशियल कैश फ्लोस को भी क्या कर दूंगा, इन्फ्लेट कर दूंगा। अब बताओ जो इन्फ्लेशन आ रही है 10% की, सेलिंग प्राइस बढ़ने की वजह से आ रही है या सेल्स वैल्यू बढ़ने की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आ रही है? सर सेलिंग प्राइस, क्योंकि उससे वॉल्यूम तो फिक्स कर दिया ना 5,40,000 पे। तो बताओ मैं क्या करूं, यहाँ सेल्स ले लूं? कौन सी सेल्स? एडिशनल सेल्स कितने का? 12 मिलियन, फिर 13 मिलियन एंड पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन, मसला पंचायत को छोड़िए, पंगा, प्रॉब्लम, नथिंग? अब बताओ जी, बोर्ड में देखना, मटेरियल, मटेरियल में है पंचायत, बोर्ड में देखना। मटेरियल क्या कह रहा है शायर मटेरियल के बारे में? वो कह रहे जी एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 45% ऑफ सेल्स, इट इज एंटिसिपेटेड दैट इट वुड रिड्यूस टू, मेरा एक सवाल है तो सुनो सुनो, ओल्ड सेल्स कितनी थी हमारे पास? 45। न्यू सेल्स कितनी? इस पे कमीशन हम दे रहे थे कितने का पहले? कितना जी? ओल्ड सेल्स पे कमीशन, मटेरियल कितना? 45%। न्यू सेल्स पे मटेरियल कितना? 42। कितना एडिशनल मटेरियल? ये सर 4590,000। अब हर साल ये डिफरेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितने से? 8% से। कितने से? 8% से। सर ये कहां लिखा 8% से? सर वो लिख रहा है सारे एक्सपेंसेस किससे इंक्रीज होंगे? 8% से। तो मैं एक काम कर सकता हूँ सर, 8% से उसको इंक्रीज करना 1.08 एंड सो ऑन, ऐसा। इसको पहले अपने ध्यान में घुसेड़ो। जी, अपने ध्यान में घुसेड़ो इसको। चल रहा है क्या चीज? नहीं कर सकते थे क्योंकि सेल्स प्राइस इंक्रीज हो रही है 10% से और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है 8% से, तो हम सीएम को किस परसेंट से बढ़ाते? वहां आ जाता मसला, ठीक है ना? डबल क्लिक कर दो कॉलम के ऊपर। हाँ जी, मटेरियल आ गया। अब लेबर, लेबर के बारे में उस बंदे ने बड़ी जबरदस्त बात की। उससे कहा लेबर की कॉस्ट 1,46,000 रुपए पर मंथ रिड्यूस होगी। ऐसा है, 146,000 पर मंथ रिड्यूस होगी। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मेरी एनुअल सेविंग है इसमें, लेबर में। और हर साल ये भी 8% से बढ़ेगा। मैं लिख देता हूं इसके आगे 10% इंक्रीज, इसमें 8% इंक्रीज। मैं इस पे भी लिख दूं कितना जी? 8% जी। यार मुझे एक बात बताओ, मैं कहता हूं जनाब एक कॉस्ट है मजदूरों की जो हर साल जैसे 10% बढ़ना था, वो मेरी सेव हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरी हर साल जो सेविंग है वो 10% बढ़ रही है? ऐसा एक खर्चा है सर जो हर साल 10% इंक्रीज होगा, मैंने वो बचा लिया। तो आगे आने वाले सालों में जो बचत होगी वो क्या होगी? वो इंक्रीमेंटल अमाउंट की होगी। ठीक है जी, बैठे जी, रिड्यूस हो गई ना, तो फायदा है हमें। अब बताओ सर, बढ़े हम आगे? सर मेरे पास ओवरहेड, ओवरहेड में कह रहे भैया 2 मिलियन रुपए साल के बढ़ेंगे, 2 मिलियन रुपए साल के बढ़ेंगे। और हम कह रहे हैं जनाब ये भी 8% से इंक्रीज होंगे। अब बताओ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसका आना चाहिए मेरे बच्चों, खुद सोचो।
न्यू मशीन कितने की है? 30 मिलियन। स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन सर, स्ट्रेट लाइन पे फॉलो डेप्रिसिएशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है सर इसकी? नई मशीन की रेजिडुअल वैल्यू कितनी है सर? कहाँ लिखा है सर? 2 मिलियन। सर वो कह रहे जनाब हमारे पास नई मशीन की रेजिडुअल वैल्यू 2 मिलियन है ईच। तो बताओ मैं क्या करूं? हाँ जी, 30 मिलियन रुपए थी सर नई मशीन की टोटल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी सर? सर मेरे पास 2 मिलियन 6 सॉरी कितने 3 मशीन थे। 3 मशीन थे। लाइफ कितनी है भैया? 5 साल। एचबीओ से लाइन लग जाती है मुझे। हाँ जी, अब बताएं सर। सर पुरानी रेजिडुअल वैल्यू, पुरानी मशीन की कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू, अब बताएं सर लाइफ कितनी है? 4-5 साल। 5। फिर डेप्रिसिएशन कितने का जी? सर 4.8 मिलियन का डेप्रिसिएशन। याद रखो मैंने सिर्फ नई मशीन का डेप्रिसिएशन लिया है, नो इंक्रीमेंटल वगैरह। अब बताओ सर, यहाँ मेरा हिसाब किताब सारा खत्म। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ मेरे बच्चों? मैंने सेल्स कैसे निकाली? गिवन था सर सारा डाटा। मटेरियल कैसे निकाली? सारा डाटा गिवन था। लेबर कैसे निकाली? सारा डाटा गिवन था। ओवरहेड्स यार ये वाली अकल चाहिए अल्लाह की कसम। डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन क्यों नहीं लगा? डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ हिस्टोरिक कॉस्ट। हिस्टोरिकल जो कॉस्ट आपने इनकर की है वही डेप्रिशिएट करोगे ना, वो बढ़ेगी क्यों? अब मेरे प्यारे बच्चों मैं निकाल रहा हूं क्या चीज? टेस्ट जी, क्या कह रहे हो? ये आ गया सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स कितने का लगाऊं? सारों पे मैंने लगा दिया सर टैक्स। अब ये मैंने डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया और इनिशियल आउटले कितने का? जी सर, इनिशियल आउटले हमने कहा निकाला था? अभी निकाला था सर। ये रहा हमारे पास 20.922 मिलियन। बताएं सर हमें एंड पे पैसा कितना मिलेगा? 6 मिलियन। क्यों? 2-2 मिलियन के 3 एसेट्स। पक्का? आप वर्किंग कैपिटल भी डाल दें सर आखिर में। कितना जी? 3 मिलियन। ये आ गया सर मेरा वर्किंग कैपिटल। साल के शुरू में गया, जिंदगी के शुरू में, और आखिर में अब बताएं मैंने सबका टोटल कर लिया। अब बताएं इससे प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी? एनपीवी किस रेट से दिया हुआ बेटा? रेट दिया हुआ 10% नहीं है, जो रेट दिया वो निकालो। सर वो क्या भी रह गया हमारे पास? जी सर, ये वैल्यू सही निकली है।
नहीं, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। हैं? मुझे बताओ, मेरे पास नई मशीन का डेप्रिसिएशन किससे लिया है? 30 मिलियन को डिवाइड किया 4 से, 5 से। ना ना, माइनस क्यों किया भाई? मशीन तो तुम्हारे पास 30 मिलियन की आई है ना। किससे? अच्छा, रेजोल्यूशन ने 24 लाख उससे माइनस करके निकाला। चलो ठीक है, फिर ये गलत है। क्यों? अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके अब्बा मेरे साथ कंचे खेलते थे। अभी मैं और कुछ बताऊं? हैं? अभी पिछले दिनों आए थे तो मैंने दिखाया उनको गिल्ली डंडा। उन्होंने कहा डंडा मैं अपने बेटे के लिए लेके जा रहा हूँ। हैं? अच्छा देखो, सोल्यूशन में 382,719 क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि सोल्यूशन में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन उसने लिया है, ये गलती की है। ठीक है जी, सोल्यूशन में उसने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लिया, गलत है वो। ठीक है जी, इनिशियल आउटले रिपीट कर दें। अभी इनिशियल आउटले हमने यहाँ पूरी वर्किंग बनाई थी इसकी। ये हमने पुरानी मशीनें 9.12 मिलियन में बेची, गेन कमाया। उस गेन पे हमने 42,000 रुपए का टैक्स पे किया। तो सर हमने किया क्या? हमने कहा जी हमारी पुरानी मशीनें इतने में गई, जेब में आए, नई मशीनें इतने में आई, और हमने 42 लाख रुपए का टैक्स भी पे, 42,000 रुपए का टैक्स भी पे किया। ये 10 नंबर का सवाल है, ये फाइनल का। भाई घर जाके इसको एक दफा देख लेना, आप चाहो तो मिलियन में काम कर सकते हो उसमें। सीफैप कैफ से आसान है। कुछ कुछ सवालात ऐसे हैं जिसमें आपको लगेगा। इसका पीडीएफ अभी भेज दो। थैंक यू वेरी मच।